शूलेस रहते हैं, जूते के बगैर चलते हैं, जूते चप्पल उनके पैरों में नहीं होता है। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. मेरी जो जान पहचान इन बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ हो चुकी है, यानी इन नंगे पांव चलने वाले कूड़े बिनने वाले लड़कों के साथ जो मेरी जान पहचान है, उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने हेतु मुझे सीमापुरी की ओर लेकर जाती है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी, सीमापुरी एक ऐसी जगह जो दिल्ली के बाहरी इलाका पर, बाहरी क्षेत्र पर, बाहरी सीमा पर जो है बसी हुई है, वो इलाका बसा हुआ है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी यह दिल्ली से अभी मीलों दूर है। एक मुहावरे के तौर पर यह एक मीलों दूर है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, और वो लोग जो इस इलाके में रहते हैं वो स्क्वेटर्स हैं, वे अनाधिकृत निवासी हैं, उनको यहाँ पर कोई रहने का कोई परमिशन प्राप्त नहीं हुआ है। वो स्क्वेटर्स हैं, बांग्लादेश से आए हुए हैं 1971 में। साहिब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, साहिब की जो परिवार है, साहिब की जो फैमिली है, साहिब का जो परिवार है वो भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी जब जो है बीहड़ यानी बिल्कुल बीहड़ था, वीरान था। सीमापुरी एक बीहड़ इलाका था, दूर दराज इलाका, दूर दराज में बसा हुआ इलाका था। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, बीहड़ इलाका था। इट स्टिल इज, और अभी भी वह वैसा ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वह उतना खाली नहीं है जितना पहले था। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. यहाँ पर मिट्टी से बने दीवार, मिट्टी से बने हुए एक आकृति पे मिट्टी का आधार बनाकर विथ रूफ ऑफ टीन, और उसके ऊपर टीन के छतें, एंड टॉर्पेलिन, और साथ ही साथ टीन या फिर तिरपाल की छतों से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ वो घर, डिवाइड ऑफ सीवेज, जो कि सीवेज से वंचित था, ड्रेनेज, और कोई नाली वगैरह नहीं थी, और रनिंग वाटर, और वहाँ पर कोई बहता हुआ पानी, पीने का भी पानी कोई मौजूद न था। ऐसी स्थिति में लगभग 10,000 रैग पिकर्स वहाँ पर रहा करते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वे यहाँ पर 30 साल से भी ज़्यादा अरसे से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी परिचय पत्र के, बिना किसी जान पहचान, बिना किसी परिचय के। विदाउट परमिट्स, और बिना परमिशन के भी। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन हाँ इनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, और इस वजह से उनका जो नाम है वोटर लिस्ट में दर्ज है। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जो कि उन्हें इस बात के लिए इनेबल करता है, सक्षम करता है कि वो राशन को प्राप्त कर सकें, उन्हें अनाज मिल सके। राशन कार्ड होने और वोटर लिस्ट में नाम होने की वजह पर, इस बुनियाद पर उन्हें राशन प्राप्त हो जाती है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, फूड जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता है जीवित रहने के लिए, बजाय इसके कि उनका एक आइडेंटिटी हो। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने अपने सुंदर और हरे भरे मैदानी इलाके, नदी के दरमियान, नदी के आसपास, उनके सराउंडिंग्स में बने हुए घर को तुमने क्यों छोड़ा, और उसे छोड़कर आप इधर क्यों आए, तो वहाँ पर जीर्ण शीर्ण यानी कटी फटी चिथड़े नुमा साड़ी पहने हुए औरतों का एक झुंड है। वो कहती हैं, जो जीर्ण शीर्ण हालत की साड़ी पहनी हुई हैं, वो कहती हैं कि अगर हम अपने परिवार को if at the
एंड ऑफ द डे, अगर हम घर दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम अपने फैमिलीज को फीड करा सकें, उनका पेट भर सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और हम बिस्तर पर जा सकें बिना पेट दर्द के, यानी भूख की वजह से अगर हमारे पेट में दर्द ना हो, हमने अपने भूख को शांत कर लिया हो, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। तो हमारे लिए ऐसी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है जो हमें भोजन दे सके। वो ज़िंदगी ऐसी जगह में हमारी ज़्यादा सुरक्षित है जहाँ पर हमें भोजन प्राप्त हो सके और जहाँ पर हम चैन की नींद सो सके, बजाय इसके कि हम उस हरे भरे मैदान और नदी के नज़दीक वाले घर पर और हमारे उन खेतों पर रहें, उन खेतों के नज़दीक रहें जो खेत हमें आज तक कोई अनाज ना दे सकी। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. वे जहाँ पर भी अपने भोजन प्राप्त कर लेते हैं, हम वहीं पर अपने तंबू गाड़ लेते हैं और हमारा एक अस्थायी घर बन जाता है, वही हमारा अस्थायी घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और उन्हीं में हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और फिर वो हमारे आजीविका में हमारे पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जीवित रहना आजीविका का साधन, मात्र आजीविका का मतलब है रैग पिकिंग, यानी सीमापुरी में आजीविका चलाना, रहना सहना, यहाँ पर इसका एक ही माध्यम है, वो है रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। वर्षों के गुजर जाने के बाद इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, यह एक फाइन आर्ट की तरह एक स्थान प्राप्त कर चुकी है। यानी हर कोई रैग पिकिंग को उतनी आसानी से नहीं कर पाएगा जिस तरीके से ये लोग एक आर्ट की तरह करते हैं। उनमें आर्ट है, इस रैग पिकिंग में भी उन्हें आर्ट लगता है, यह कार्य भी उन्हें एक आर्ट लगता है, इस कार्य को करना भी उनके लिए एक आर्ट है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और कचरा उनके लिए एक गोल्ड है, यानी एक ख़जाना है, न जाने उन्हें वहाँ से क्या मिल जाए। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और यह उनके रोज़ी रोटी का एक साधन है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, एक छत उनके सरों के ऊपर। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो एक टपकता हुआ छत क्यों ना हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये काफ़ी होता है, यह काफ़ी है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up. मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है और कभी तो 10 रुपये का नोट भी, साहब ऐसा कहता है, और यह कहते हुए उसकी आंखों में चमक है, और कहता है when you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. वो कहता है कि जब आपको एक सिल्वर कॉइन भी मिल जाता है इस कचरे के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग, तो आप ढूंढना बंद नहीं करोगे, आप उस चांदी के सिक्के को लेकर स्क्रॉन्जिंग करना और तलाशना बंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको उम्मीद बन जाती है। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि आपको और अधिक पाने की और न जाने क्या मिल जाए, इस उम्मीद के साथ और ज़्यादा ढूंढने की हमें ख्वाहिश और उम्मीद बनी रहती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। गार्बेज के सेंस, यानी कचरे के ढेर का जो सेंस है बच्चों के लिए अलग सेंस रखता है, और उसके पेरेंट्स के लिए कचरों का ढेर एक अलग सेंस रखता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए यह आश्चर्य से भरा हुआ एक ढेर है, न जाने उस ढेर में उसे क्या मिल जाए, और जबकि उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स के लिए, बड़ों के लिए यह जो ढेर है कचरों का, वो सर्वाइवल का, आजीविका का एक साधन मात्र है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, वॉचिंग 2 young men dressed in white playing tennis. सर्दियों की एक सुबह में मैंने साहेब को मैंने अपने पड़ोस के एक क्लब के फेंस्ड गेट, यानी दीवारें घिरी हुई, उस क्लब में घेरा किया हुआ दीवार था, जिसके गेट के पास साहेब को मैंने खड़े हुए देखा, और वो खड़ा होकर 2 यंग मैन को
जो कि टेनिस खेल रहे थे उन्हें वो देख रहा था। आई लाइक द गेम, ही हम्स, वो कहता है कि मुझे यह खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो इस खेल को बस देख कर ही वो कंटेंट है, वो संतुष्ट है। आई इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, और जब यहाँ पर कोई नहीं होता आसपास मैं अंदर भी चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और यहाँ का जो गेट कीपर है, वॉचमैन है, वो मुझे झूला भी झूलने को अलाउ कर देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब भी टेनिस शूज़ पहना हुआ है और जो कि उसके फीके कमीज़, यानी उसका कलर उस कमीज़ का फेड हो चुका है, और उसका जो शॉर्ट्स है, निक्कर है, उस पर वो अजीब लग रहे हैं, बेमेल लग रहे हैं। वो टेनिस का शूज़ जो वो पहना हुआ है वो बेमेल लग रहे हैं उसके फीकी कमीज़ और निक्कर पर। Someone gave them to me, he says, in the manner of an explanation. वह एक्सप्लेनेशन की मैनर में मुझे कहता है कि किसी ने मुझे यह दिया है। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, और तथ्य यही है वास्तव में कि यह जो जूता वो पहना हुआ है वो किसी एक अमीर लड़के के द्वारा छोड़ा हुआ, अमीर लड़के के द्वारा त्यागा हुआ शूज़ है। वो परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, जो शायद वो इसलिए पहनना इसे छोड़ दिया होगा, पहनने से इसलिए उसे रिफ्यूज़ कर दिया होगा, बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक में कोई होल हो गया हो और जिसे वह अमीर लड़का इसे फेंक दिया हो, और यह जूता इस साहिब को रैग पिकिंग के दौरान मिल गया हो, या वही जूता वो पहना हुआ है। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन यह जूता उसे कोई तकलीफ नहीं देती है, यह जूता पहनने से उसे कोई परहेज नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, और क्यों तकलीफ हो, इस जूते से उसे क्यों प्रॉब्लम हो, क्योंकि यह वही है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, वो व्यक्ति जो नंगे पैर चलता हो, इवन शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम, उसके लिए एक जो ऐसा जूता, चाहे उसमें छेद ही क्यों ना हो, एक सपने के सच होने के बराबर होता है। हिज ड्रीम, इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, चाहे वह एक छेद वाला ही जूता क्यों ना हो, वह जूता पा लेना ऐसे लड़कों के लिए एक सपने के सच होने के बराबर है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, और लेकिन वह गेम टेनिस का जिसे यह साहिब देख रहा है इतने ध्यानपूर्वक से, वह उसकी पहुंच से कोसों दूर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और यह तो गुजर गई, ऐसे ही दिन गुजरता रहा। अब एक ऐसी सुबह आई कि उस सुबह मैंने साहिब को देखा कि ही इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, वो एक मिल्क बूथ के रास्ते पर जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। आई नो, फिर मेरी मुलाकात उनसे हुई। अनिजन कहती है कि मैंने उनसे मुलाकात हुई, फिर बातचीत हुई, और साहिब कहता है आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। साहिब कहता है कि अब मैं रोड के किनारे एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, एक दूरी पर इशारे करते हुए, बताते हुए कि उस जगह पर रोड के किनारे पर एक टी स्टॉल है, वहाँ पर मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपया मिला करता है और सैलरी के रूप में, और मुझे हर वक्त का, सभी समय का मुझे भोजन भी दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें यह जॉब पसंद है, क्या तुम्हें काम करना पसंद है। आई आस्क, जब मैंने उससे पूछा। हिज फेस, मैंने उसका चेहरा देखा। हिज फेस आई सी, मैंने जब उसका चेहरा देखा। हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री, उसका चेहरा डल था, केयर फ्री था, केयर फ्री लुक में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर,
स्टील का जो जार था, स्टील का जो कनिस्तर था, वो उसे भारी आभास होने लगा, भारी लगने लगा। देन द प्लास्टिक, उस प्लास्टिक के बजाय, उस प्लास्टिक बैग के बजाय, देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, उस प्लास्टिक के बैग के बजाय यह स्टील का कनिस्तर भारी लगने लगा, जिस प्लास्टिक के बैग को वह कैरी किया करता था बड़ी आसानी से, और उस पर वो रैक पिकिंग किया करता था, उस पर रैक को स्टोर किया करता था पिक करके, और वो उसे अपने शोल्डर पे लेकर बड़ी आसानी से लाइटली वो चलता था। लेकिन स्टील का कनिस्तर आज उसे भारी लगने लगा, उसका चेहरा एक केयरफ्री लुक दिखाई देने लगा, इसका चेहरे में अब वो स्वतंत्रता दिखाई नहीं दी, वो आज़ादी दिखाई नहीं दी। द बैग वॉज हिज, और वो जो प्लास्टिक का बैग था, जब वो रैक पिकिंग करता था तो वो उस बैग का मालिक वो खुद था, उसका बैग उसका खुद का था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो स्टील का कनिस्टर अभी जो साहब के हाथ में है, यह साहब का नहीं बल्कि उस टी शॉप के मालिक का है जहाँ पर साहब अभी कार्य करता है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, यह था आपका लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग का जो स्टोरीज है स्टोलन चाइल्डहुड के, उसका पहला अंश यहाँ पर कंप्लीट होता है। और इसमें यह बताने की कोशिश की है ऑथर अनीस जंग ने कि कैसे कई ऐसे बच्चे हैं हमारे देश में जिनके बचपने खो जाते हैं, जो अपने बचपनों के अधिकार से वंचित रहते हैं, शिक्षा से, संस्कार से, अच्छी परवरिश से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों की कहानी को उन्होंने रियलाइज़ किया और हमें यहाँ पर अपने बुक के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से हमारे बीच उन्होंने शेयर किया। अब इसमें एक नेक्स्ट कहानी है, नेक्स्ट स्टोरी है जो कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इस टाइटल से स्टार्ट होने वाला है। और ये जो स्टोरी है वो नेक्स्ट किसी अनदर बॉय की है। तो ये स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और मुझे आशा है कि मैंने जो स्टोरी अभी एक्सप्लेन किया आपके लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग का, वो आप उसे केयरफुली और बड़े ही आसानी से समझ गए होंगे। और इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसे फिर से केयरफुली देखें और केयरफुली एक्सप्लेनेशन को आप सुने, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।